शेरलॉक का ये 8वां केस है जो जॉली मूड में शुरू होता है और फिर जरा सीरियस मूड में एंड होता है। सबवे स्टेशन में ट्रेन बॉम्ब डिफ्यूज करने के बाद अब 2 महीने बीत चुके हैं। शेरलॉक अपने घर में टाइम पास कर रहा होता है, तब वॉटसन कहता है कि मेरी और मैरी की शादी में तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे और हमारे बारे में एक स्पीच दोगे। ओके। शेरलॉक चौंक जाता है कि मैं और स्पीच कभी नहीं। वहाँ ग्रेग कुछ चोरों को पकड़ लेता है जो बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तब अचानक उसे एक मैसेज आता है कि जल्दी आकर मुझे बचा लो प्लीज, मैं बेकर स्ट्रीट में हूँ। हे भगवान, न जाने अब शेरलॉक कौन सी मुसीबत में फंस गया है। ये सोचकर ग्रेग तुरंत पुलिस फोर्स को बेकर स्ट्रीट पहुंचने को कहता है। अब हेलीकॉप्टर समेत पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है। वहां बैठे शेरलॉक को देखकर ग्रेग पूछता है कि तुम्हारा अर्जेंट मैसेज देखकर मैं घबरा गया, बताओ क्या प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्रेग, वॉटसन और मैरी की शादी होने वाली है। ग्रेग कहता है कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। नहीं ग्रेग, दरअसल वॉटसन ने मुझे अपना बेस्ट मैन चुना है और मुझे शादी में स्पीच देनी है। ढंग से बोलना तो मुझे आता नहीं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? शेरलॉक, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? तुम्हारा अर्जेंट मैसेज देखकर मैं हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर अपनी पूरी फोर्स को यहाँ लेकर आया हूँ और तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। अब उन चोरों को कौन पकड़ेगा? तुम। डिपार्टमेंट में मेरी नाक कटेगी वो अलग। फिर मैरी और वॉटसन की शादी का दिन आता है और सब सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। अंदर एक फोटोग्राफर हर तरफ कैमरा घुमा घुमा कर क्लिक कर रहा होता है। इस शादी में जेम्स भी आया होता है जो कि मिलिट्री में वॉटसन का कमांडर हुआ करता था। जेम्स को देखते ही वॉटसन स्टिफ होकर उसे सैल्यूट करता है। तब शेरलॉक मैरी से पूछता है कि इस कमांडर जेम्स के बारे में वॉटसन ने मुझे कभी बताया नहीं। मैरी कहती है लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है शेरलॉक। वॉटसन जेम्स की बड़ी इज्जत करता है, लेकिन शेरलॉक न जाने कुछ देर से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। अब ये कहकर वो थोड़ा वाइन पीती है, लेकिन वाइन इसको बहुत कड़वी लगती है। फिर शादी हो जाती है और अब बेस्ट मैन की स्पीच का वक्त आता है। अब शेरलॉक बोलना शुरू करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पीच शुरू होने से पहले मैं कुछ टेलीग्राम्स पढ़ना चाहता हूँ जो उनकी शादी के लिए भेजे गए हैं। सारे टेलीग्राम्स पढ़ने के बाद अब स्पीच देने की बारी आती है। स्पीच का नाम सुनते ही शेरलॉक बड़ा ही नर्वस हो जाता है और हकलाने लगता है। वो लेडीज एंड जेंटलमैन लेडीज, बात यह है कि मैं दुआ करता हूँ कि वॉटसन और मैरी खूनी और चाकू की तरह हमेशा घुल मिल कर रहें। जैसे एक लाश मुर्दा घर में सुरक्षित रहती है, वैसे ही तुम दोनों अपने नए घर में सुरक्षित और खुश रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों की जिंदगी खून की तरह हमेशा बहती रहे। शादी की स्पीच अब हॉरर मूवी बन चुकी है और शेरलॉक की ऐसी स्पीच को सुनकर लोगों को खून की बू आने लगती है। लेकिन बेचारे शेरलॉक का कोई दोष नहीं है। आए दिन क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के बाद उसके दिमाग में खून, कातिल, मुर्दा घर, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा था। नॉर्मली बोलना तो वो जैसे भूल ही गया था, पर लोगों के मुंह पर 12 बजते देखकर शेरलॉक जरा अपनी बोलती बंद करता है और बड़ी मेहनत से नॉर्मली बोलने लगता है। दोस्तों, मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं एक साइकोपैथ हूँ और मेरी स्पीच आपको जरा अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा ही बोलना आता है। क्राइम और केसेस के बारे में मैं स्पीच दे सकता हूँ। इस तरह शादी में स्पीच देना मेरे लिए नई बात है, इसलिए मैं थोड़ा डगमगा रहा हूँ। वॉटसन एक दिन मेरे पास आया और मुझे अपना बेस्ट मैन कहकर चला गया और कोई होता तो मैं ना कर देता, लेकिन मेरे दोस्त वॉटसन की बात मैं कैसे टाल सकता था। वॉटसन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा और कोई दोस्त नहीं और मैं हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। लेकिन मेरे जैसे अकेले आदमी का एक दोस्त है और वो है मेरा प्यारा वॉटसन। ये मेरा इकलौता और सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे बारे में याद रखता है। ये सब सुनकर ऑडियंस की आंखें बाहर आती हैं। अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? मैंने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है, आगे मैं आपको कई इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। हम दोनों ने मिलकर कई केसेस सॉल्व किए हैं। एक बार तो हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट आया जिसका कोई रूप ही नहीं था, उसकी सिर्फ ड्रेस हमारे पास आई, लेकिन वो केस भी हमने सॉल्व कर लिया। फिर एक केस में हमने जहर उगलने वाले एक बौने को पकड़ा। एक केस में तो हमारे घर में एक हाथी भी आया। ऐसा कोई केस नहीं जो मैं और वॉटसन मिलकर सॉल्व नहीं कर सकते। हम दोनों तो वो हैं जो 2 और 2 5 बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ केसेस भी हैं जो हम दोनों सॉल्व नहीं कर सके। ऐसा ये केस था द ब्लडी गार्ड्समैन। स्टीफन नाम का एक प्राइवेट गार्ड था जो दूसरे गार्ड के साथ गेट के बाहर खड़ा रहता था। कई लोग उसे देखकर उसके साथ फोटोज भी खिंचवाते थे, लेकिन एक ऐसा आदमी था जो रोज आकर उनकी फोटो खींचता था। स्टीफन को शक हुआ कि ये आदमी उसको वॉच कर रहा है। उसने हमसे मदद मांगी और हम भी उस स्पॉट पर गए, पर स्टीफन उस वक्त इंडोर ड्यूटी पर था। सिक्योरिटी ने हमें अंदर अलाउ नहीं किया। स्टीफन ड्यूटी के बाद बाहर आ गया। तब तुम लोग उससे मिल लेना। सिक्योरिटी के बाद मुझे नहीं जचती क्योंकि स्टीफन की ड्यूटी खत्म होने में 1 घंटा बचा था। फिर मैं एक गार्ड की बड़ी टोपी पहनकर दूसरे गार्ड के साथ अंदर चला गया। तब वॉटसन ने वहाँ के जनरल को बताया कि आपके एक गार्ड स्टीफन को लगता है कि उसको कोई वॉच कर रहा है। उसने हमसे मदद मांगी और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। दूसरी ओर स्टीफन अपनी यूनिफॉर्म उतार कर नहाने जा रहा था, लेकिन उसी जगह पर उसका बहुत खून बहा और वो लगभग मर गया। वॉटसन ने वहां जाकर देखा कि स्टीफन की पीठ पर एक घाव था जिससे बहुत खून बह रहा था, लेकिन चेक करने पर पता चला कि स्टीफन मरा नहीं। अब सवाल ये था कि स्टीफन को इस तरह किसने अटैक किया।
उस बंद जगह में अंदर आने का तो किसी का चांस ही नहीं था। मुझे भी उस केस का कोई क्लू नहीं मिला और आज तक उस केस को हम दोनों सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा केस है द मेफ्लाई मैन, जो हाल ही में हुआ है। ये केस तब हुआ जब वॉटसन की शादी का इन्विटेशन लोगों के घर बढ़ चुका था। एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहाँ के सारे बार्स में गया था और थोड़ा थोड़ा बियर टेस्ट करने लगा था। न जाने वॉटसन को क्या बदमाशी सूझी, उसने हमारी ड्रिंक में कई और ड्रिंक्स मिला दिए और हम दोनों को बहुत ही नशा होने लगा। नशे में धुत हम दोनों घर लौटे तो एक औरत अपना केस लेकर आई थी। जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत ही रहमदिल हूँ और जो भी मेरे पास अपना केस लेकर आता है मैं उन्हें कभी ना नहीं कहता। उस औरत ने बताया कि वो एक आदमी को डेट कर रही थी, लेकिन अचानक उस आदमी ने कॉल करना और मैसेज करना बंद कर दिया। इस औरत ने उस आदमी के घर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उस आदमी को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। मतलब वो एक भूत को डेट कर रही थी और इस बात से बेचारी बहुत घबराई हुई थी। मुझे केस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन कोई नशे में इस केस को कैसे सॉल्व कर सकता है। हम दोनों उसकी बातें सुनते रहे। तब उस औरत ने बताया कि उसकी रिसर्च के मुताबिक उसी की तरह कई लड़कियां भूत को डेट कर चुकी हैं। उसके पास इसका सबूत भी था और उसने उन लड़कियों की लिस्ट भी दिखाई। लेकिन हम दोनों को नींद आ रही थी और किसी तरह खुद को संभालकर हम दोनों उस औरत के साथ उसकी डेट के घर पहुंचे। और मेरा तेज दिमाग हमेशा बारीक से बारीक चीजें देख लेता है, लेकिन उस दिन न जाने नशे में मुझे सिर्फ कुर्सियां और कारपेट जैसी नॉर्मल चीजें ही दिख रही थी और वो भी धुंधली। नशे की वजह से मैं वो केस सॉल्व नहीं कर पाया। तो देखा आपने, मेरा जैसा शार्प ब्रेन भी नशे में ढीला पड़ जाता है। तो सोचे कि नॉर्मल दिमाग वाले लोगों का क्या होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि शराब से दूर ही रहें। वहाँ की ऑडियंस को छोड़िए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो उस केस में कारपेट पर क्लू ढूंढते ढूंढते मैं सो गया था। कुछ देर में हाउस ओनर वहाँ टपक पड़ा तो मैंने कह दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस को बुलाने लगा और उस औरत ने हाउस ओनर से हम दोनों का इंटरव्यू करवाते हुए कहा कि आप इन दोनों को नहीं जानते, यह है शेरलॉक द ग्रेट डिटेक्टिव और ये है उनका पीए जॉन हमिश वॉटसन। उस इंट्रो से बड़ा इंट्रो तो मैंने दिया, उस कारपेट पर उल्टी करके। अब हाउस ओनर ने पुलिस को कॉल किया और हम दोनों को जेल भेज दिया, लेकिन हमारे बेस्ट फ्रेंड ग्रेग ने हमें छुड़वा लिया था। बाद में मुझे बहुत ही टेंशन हुई कि ये बहुत ही अच्छा केस था और शराब की वजह से केस हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और लड़कियों की लिस्ट से भूत के साथ डेट करने वाली हर लड़की को मैसेज किया। मैंने कई लैपटॉप्स पर लॉगिन करके हर एक लड़की से कम्युनिकेट किया। जिस लैपटॉप पर मैसेज आता उस पर जाकर रिप्लाई कर देता, लेकिन मेरे माइंड पैलेस में कोर्ट जैसी जगह पर सारी लड़कियां थी और मैं उनसे सीधे सीधे बात कर रहा था। उनकी बातों से मुझे पता चला कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। इस तरह एक एक करके लड़कियों को स्ट्राइक आउट करते करते 4 लड़कियां बची, जिनका मैसेज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। पूछताछ में पता चला कि उनकी डेटिंग अलग अलग आदमियों से हुई थी। एक ने बताया कि वो आदमी लंबा था, दूसरे ने कहा कि वो छोटा कद का था और तीसरी लड़की ने कहा कि वो मोटा था। उनका मीटिंग प्लेस भी अलग अलग जगह पर था और उन आदमियों का एड्रेस भी अलग था, लेकिन उन लड़कियों ने एक कॉमन चीज बताई और वो ये थी कि मीटिंग प्लेस लड़कियां नहीं चुनती थी, चाहे वो कॉफी शॉप हो या पार्क, जगह तो उनका डेट वाला ही चुनता था। मैंने चारों लड़कियों से पूछा कि क्या कोई सीक्रेट है। चारों ने तुरंत रिप्लाई किया ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता चल चुका था कि इन लड़कियों का जरूर कोई सीक्रेट है जो ये छुपा रही है। मैंने और सवाल किए तो चारों चली गई। मैंने रियलाइज किया कि एक ही आदमी है जो इन चारों लड़कियों के साथ अलग अलग भेष में डेटिंग कर रहा था। मरे हुए लोगों का एड्रेस देखकर वो कई लड़कियों को धोखा दे रहा था। उसने एकदम पक्का प्लान बनाया था, अगर वो बीच में गायब भी हो जाता है तो लड़कियां उसके दिए हुए एड्रेस पर पूछताछ करती हैं, तो ये पता चलता है कि उनका डेट तो कई साल पहले मर चुका है। अब इस वजह से ये लड़कियां सोच रही हैं कि उनकी डेटिंग एक भूत से हुई है। इस तरह वे पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकती थी और यही मेरी थ्योरी है। लेकिन वो आदमी है कौन? उस आदमी का पता मैं आज तक नहीं लगा सका। इन दोनों केसेस को आज तक मैं सॉल्व नहीं कर पाया। मेरा काम तो सिर्फ क्लू ढूंढना है और केसेस को सॉल्व करना है। लेकिन वॉटसन मेरे साथ रहकर कई लोगों को बचा चुका है। कई बार तो उसने मेरी भी जान बचाई और ऐसे अच्छे इंसान को मेरे जैसी अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए और मेरी यही दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। अब शेरलॉक की बातें सुनकर ठोको यार कहकर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। फोटोग्राफर उसकी फोटो क्लिक करता है और शेरलॉक पोज करने लगता है। तब उसे एक बात याद आती है, द मेफ्लाई मैन केस में भूत से डेटिंग करने वाली उस औरत ने हाउस ओनर से शेरलॉक और वॉटसन का इंटरव्यू करते वक्त बताया था कि ये शेरलॉक का पीए है और इसका नाम जॉन हैमिश वॉटसन है। अब शेरलॉक के सोच में पड़ जाता है कि वॉटसन का करीबी दोस्त होने के बावजूद मुझे नहीं पता चला कि उसका मिडिल नेम हमिश है। 1 साल बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखकर पता चला कि उसका मिडिल नाम हमिश है। तो फिर उस औरत को वॉटसन का मिडिल नाम कैसे पता चला? फिर वो चेक करता है कि कहीं वॉटसन ने अपना मिडिल नाम और कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया। तब वो देखता है कि वेडिंग इनविटेशन में वॉटसन ने अपना पूरा नाम जॉन हमिश वॉटसन प्रिंट करवाया होता है। मतलब उस औरत ने वॉटसन का वेडिंग इनविटेशन देखा था। अब अचानक शेरलॉक को कुछ सूझता है और वो अनाउंस करता है कि गाइस एक मिनट, अभी मुझे पता चला है कि मेफ्लाई मैन यही हमारे साथ है।
वो भूत जो मरकर भी कई लड़कियों को डेट कर चुका है, लेकिन आज वो डेटिंग करने नहीं किसी का खून करने आया है। चारों ओर नजरें घुमाकर शेरलॉक की नजर वॉटसन के एक्स कमांडर जेम्स पर रुकती है, लेकिन वो सबके सामने बताने के बजाय एक कार्ड में लिखता है कि मे फ्लाई मैन का टारगेट तुम हो, और उस कार्ड को जेम्स तक पहुंचाकर उसे अलर्ट करता है। फिर शेरलॉक ग्रेग को मैसेज करता है कि इस जगह को सील कर दो, कोई यहाँ से बाहर न जाने पाए। ग्रेग अपनी फोर्स का इस्तेमाल करता है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही जेम्स अपने कमरे में चला जाता है। अब शेरलॉक उसे फॉलो करना चाहता है, लेकिन अचानक जाने से लोगों को शक होगा, इसलिए वो अपने ग्लास ऊंची करके कहता है दूल्हा और दुल्हन की खुशी के लिए चीयर्स। अब सब लोग ग्लास ऊपर उठाने लगते हैं। तब वो वॉटसन से कहता है कि तुम्हारे कमांडर जेम्स को कोई जल्दी खत्म करने वाला है और मैं जेम्स के पीछे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। वॉटसन मैरी से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं शेरलॉक के साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैरी भी उसके पीछे आ जाती है। अब कॉरिडोर में चलते हुए शेरलॉक को ये याद नहीं आता कि जेम्स किस कमरे में है। यार शेरलॉक, तुम्हें तो सब याद रहता है, ये कैसे भूल गए? वॉटसन, मैं दिमाग से कई बातें डिलीट करता रहता हूँ, आज जेम्स का रूम नंबर डिलीट कर दिया। तब मैरी वहाँ आकर कहती है कि इतनी सी बात के लिए सर क्यों पटक रहे हो, रूम नंबर है 207। तीनों 207 के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर जेम्स हाथ में गन लिए वेट कर रहा होता है कि जब खूनी आएगा तो उसे उड़ा दूंगा। अब शेरलॉक, वॉटसन और मैरी दरवाजे पर पीट कर चिल्लाते हैं कि जेम्स बाहर आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। नहीं शेरलॉक, बाहर मुझे कोई शूट कर देगा, मैं कमरे के अंदर सेफ रहना चाहता हूँ। हार्ट से वो कहते हैं कि लेकिन जेम्स अंदर भी सेफ नहीं है। ठीक है शेरलॉक, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे कौन और कैसे मारने वाला है, वरना मैं बाहर नहीं आऊंगा। जेम्स की जिद को देखकर शेरलॉक सोच में पड़ जाता है और तब जाकर उसे उन दोनों अनसॉल्व केस का सॉल्यूशन नजर आता है। दरअसल द ब्लडी गार्ड्समैन नाम के केस में स्टीफन नाम के गार्ड को किसी ने बुरी तरह से अटैक किया और वो मरते मरते बच गया। इन दोनों में ये कॉमन बात है कि इस कमांडर जेम्स की ही तरह उस दिन स्टीफन ने अपना यूनिफॉर्म पहन रखा था और यूनिफॉर्म में बेल्ट्स बहुत ही टाइट पहने जाते हैं। उन टाइट बेल्ट्स में अगर कोई चाकू घुसाकर उनके शरीर को चीर दे तो उस वक्त उन्हें दर्द नहीं होगा और ना ही कुछ फील होगा, लेकिन बेल्ट निकालने पर बहुत खून बहने से इंसान मर जाता है। ये सारी डिटेल्स बताकर शेरलॉक कहता है कि कमांडर, आपके शरीर में ऑलरेडी चाकू घुस चुका है, अब बेल्ट खोलने से आपकी मौत हो जाएगी, इसलिए कहता हूँ आप प्लीज जल्दी बाहर आ जाइए। तब जाकर कमांडर बाहर आता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पूरी प्रोटेक्शन के साथ उसकी बेल्ट निकाली जाती है। जैसा भी हो, जेम्स की जान तो बच गई, लेकिन वो खूनी कौन है? शेरलॉक को यकीन होता है कि वो इस मैरिज फंक्शन में आया था। फोटोग्राफर से कैमरा लेकर वे फोटोज चेक करते हैं, लेकिन शक करने जैसा उन फोटोज में कुछ नजर नहीं आता भी कैसे अगर खुद फोटोग्राफर ही खूनी हो तो? शेरलॉक की ये थ्योरी सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दरअसल फोटोग्राफर जिसका नाम मे फ्लाई है, उसका भाई आर्मी में था। दुश्मन देश के अंदर खुफिया तौर पर जाते वक्त उन लोगों ने उसे पकड़कर मार डाला था, लेकिन मे फ्लाई के भाई को कमांडर जेम्स ने ही उस डेंजरस मिशन पर भेजा था और जेम्स के ऑर्डर फॉलो करके पहले भी कई सोल्जर्स मर चुके थे। मेरे भाई को मौत के मुंह में डालकर जेम्स को खुद जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस इरादे से ही मे फ्लाई ने जेम्स का खून करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले मे फ्लाई ने स्टीफन नाम के उस गार्ड्समैन को चुना और रोज उसके फोटो खींचने के बहाने उसके करीब जाकर खड़ा होने लगा। इसी दौरान उसने स्टीफन के बेल्ट में चाकू भोंक दिया था। अब क्योंकि बेल्ट बहुत टाइट थी, उस वक्त स्टीफन को कुछ पता नहीं चला, लेकिन ड्यूटी के बाद जब उसने नहाने के लिए बेल्ट खोली तो खून नदी की तरह बहने लगा और वो लगभग मर ही गया था। शेरलॉक और वॉटसन वहां ऐन वक्त पर पहुंच गए और उसको बचा लिया, पर मे फ्लाई ने बेवजह स्टीफन को क्यों मारना चाहा? क्या आप गैस कर सकते हो? पॉज करके अपना गैस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो गैस नहीं कर पाए उनके लिए बता ही देता हूँ कि कमांडर जैसी बड़ी पदवी वाले को अटैक करने से पहले मे फ्लाई टेस्ट करना चाहता था कि उसकी टेक्निक काम कर रही है या नहीं। मतलब बेचारे स्टीफन पर उसने प्रैक्टिस करके पता लगाया कि खून करने की यह टेक्निक सही है कि नहीं, पर जेम्स के करीब पहुंचना उतना आसान नहीं था। अपने इस काम के लिए उसने उन सारी लड़कियों की लिस्ट निकाली जिनके साथ जेम्स का कनेक्शन था और मे फ्लाई उन लड़कियों के साथ डेट पर जाने लगा। उसने अपना असली नाम और एड्रेस न बताकर मरे हुए आदमियों के नाम और एड्रेस बताए और लड़कियों को डेटिंग करने की एक्टिंग करने लगा। अब डेटिंग के दौरान उसने उन लड़कियों से जेम्स के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। पर एक औरत ने मे फ्लाई को कमांडर की डिटेल्स बता दी थी और ये वही औरत है जो शेरलॉक और वॉटसन के पास भूत को डेट करने का केस लेकर आई थी, लेकिन उस दिन नशे में धुत शेरलॉक और वॉटसन केस को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। उस औरत ने वॉटसन का वेडिंग इनविटेशन देखा और इसी वजह से उसने जॉन हमिश वॉटसन करके वॉटसन का पूरा नाम लिया था। मे फ्लाई ने इस नाम को सर्च किया तो पता चला कि वॉटसन एक आर्मी ऑफिसर था। उसे यकीन था कि कमांडर जेम्स वॉटसन की शादी में जरूर आएगा, इसलिए वो फोटोग्राफर बनकर शादी में आया और मौका देकर उसने जेम्स की बेल्ट पर चाकू घोंप दिया। पर उस वक्त जेम्स को कुछ भी फील नहीं हुआ। बाद में शेरलॉक ने कमांडर को बचा लिया और मे फ्लाई को अरेस्ट भी करवा दिया। इस तरह दोनों अनसॉल्व केस को शेरलॉक ने एक ही बार में सॉल्व कर दिया। इसे कहते
हैं कि तीर से दो निशान है। शादी के खुशी भरे माहौल में शेरलॉक मैरी से कहता है, तुमने सुबह बताया था कि तुम्हें वाइन कड़वी लगी, राइट? मुझे यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो, चाहो तो चेक करके देख लो। ये सुनकर मैरी और वाटसन और भी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब तक के सारे केसेस शेरलॉक और वाटसन मिलकर सॉल्व कर चुके हैं, सिवाय एक के जिसमें किसी ने वाटसन को किडनैप किया और उसे पुरानी चीजों के साथ जलाने की कोशिश की। वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, ये राज तो अगले एपिसोड में खुलेगा, तो अगले एपिसोड को जरूर देखेगा, इसी चैनल पे आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आपका सपोर्ट दीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।